तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और अपन पहुंच चुके हैं कहां पर, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ह्यूमंस के अंदर, उसमें भी मेल के अंदर कितनी एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है? 3। एक होती है सेमिनल वेसिकल, एक होती है प्रोस्टेट और तीसरी वाली कौन सी होती है? बल्बो यूरेथ्रल होती है। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो वास्ट डिफरेंस है वो कहां से लीव होती है? एपिडिडाइमिस से। देन वो ऊपर की तरफ आती है एब्डोमेन की साइड में और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना लेती है? लूप बना लेती है। और ये इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले क्या हो जाती है? फूल जाती है, फूला फूला एम्फुला बना लेती है। और इसी एम्फुला में सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आकर के ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है? एक डक्ट आकर के ओपन हो जाती है। देन एम्फुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है दोनों एक साथ मर्ज हो जाती है, एक कॉमन डक्ट का निर्माण कर लेती है एंड दैट कॉमन डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ओके। जो दूसरी ग्लैंड होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है। एक तीसरी ग्लैंड भी होती है जिसको बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो मिलती तो कहां पे है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, लेकिन ओपनिंग कहां पे होती है? ये पेनाइल यूरेथ्रा में। मेल की अगर अपन बात करते हैं तो जो यूरेथ्रा होता है इसकी साइज कितनी होती है? मतलब लेंथ में मेल का जो यूरेथ्रा है वो ज्यादा लेंथ का होता है कि फीमेल का? मेल का ज्यादा होता है। फीमेल में, इसमें देखो मेल में इतनी साइज है, फीमेल में इसकी साइज होती है 4 सेंटीमीटर। तो ज्यादा 18 to 19 होता है कि 4 होता है? 18 to 19 होता है, मतलब मेल के केस में ज्यादा होता है। वैसा ही एक और डिफरेंस होता है कि मेल के केस में जो यूरेथ्रा होता है, ये जो यूरेथ्रा है ये यूरिन का भी पाथवे प्रोवाइड करवाता है और सीमेन को भी पाथवे प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फीमेल के केस में क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है और यूरेथ्रल ओपनिंग अलग अलग होती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले वाली कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल। दूसरी वाली कौन सी? सभी लोग पहले इधर ध्यान देंगे, नोट नहीं करेगा कोई भी। दूसरी वाली कौन सी है? प्रोस्टेट। एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले पहली बात कि इनका नंबर, सेमिनल वेसिकल का नंबर कितना होता है? 1 2 3 4। कितनी होती है सेमिनल वेसिकल? 2 होती है। 2 होती है तो मैं 1 पेयर बोल दूं क्या? तुम कहो तो बोल दूं? बोल दिया। प्रोस्टेट कितनी होती है? 1 होती है। बल्बो यूरेथ्रल कितनी होती है? तो 1 पेयर बोल दूं? बोल दिया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोकेशन की। किसकी? लोकेशन। सेमिनल वेसिकल कहां पे पाई जाती है? इस डायग्राम में चेक करो, किधर है? इधर है। अच्छा ये बताओ, ये ऐसे है यूरिनरी ब्लैडर, ये वाले पार्ट इधर की साइड पे है, तो ये डोर्सल है कि वेंट्रल है? डोर्सल है ना। पीछे वाला कौन सा है? वेंट्रल है। तो ये तो हो गया डोर्सल साइड। और क्या डोर्सल साइड पे क्या बीच में है कि साइड में है? साइड में है। साइड के लिए क्या यूज किया जाता है? लेटरल। तो ये क्या हो जाएगा? डोर्सो लेटरल साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये दूसरा पॉइंट लोकेशन के लिए क्या? डोर्सो लेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा कौन सा है? प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट बताओ कहां पे मिल रही है? देखिए डायग्राम में, ये वाली है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे। तो मैं बोल दूं क्या? जस्ट बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। बल्बो यूरेथ्रल का बताओ। प्रेजेंट कहां पे है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ओपन कहां पे हो रही है? पेनाइल यूरेथ्रा में। प्रेजेंट तो है मेम्ब्रेनस
यूरेथ्रा में। ओपन कहाँ पे होती है? फिनाइल यूरेथ्रा में। ठीक है, अब हम इनके बात करते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो क्या क्या चीजें रिलीज करती है, क्या क्या चीजें रिलीज करती है। मतलब कि हम बात करेंगे अब इनके सीक्रेशंस की, जो कि है इंपॉर्टेंट। ये जो सेमिनल वेसिकल है इसके सीक्रेशन में होता है क्या? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज, फिब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन कौन से हैं? फ्रक्टोज, फिब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसके जो सीक्रेशंस होते हैं उसमें आ जाता है कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन्स। इनके काम भी मैं आप ये बता दूंगा। ठीक है, फ्रक्टोज, फिब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन्स। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल। इसका जो सीक्रेशन होता है ना वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब पता है? एल्कलाइन नेचर क्या होती है? एसिडिक होती है कि बेसिक नेचर होती है? बेसिक। क्या नाम नहीं सुना है कभी एल्कलाइन का? बेसिक नेचर को ही क्या बोला जाता है? एल्कलाइन नेचर बोला जाता है। तो देखो इस एल्कलाइन सीक्रेशन के दो काम होते हैं। एक तो क्या? destroy the acidity of urethra। दूसरा होता है provide lubrication to penis। इधर देखिए अभी सभी लोग, अपन ने बोला था एपिडिडाइमिस के आपको फंक्शन याद है क्या? पहला फंक्शन होता है इसमें क्या? फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक बताया था डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ये डीकैपेसिटेशन क्या होता है भाई? देखो जब स्पर्म बनते हैं कहाँ पे बन रहे थे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बन रहे थे। वहां से बनने के बाद में वहां पे वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है स्पर्म का? फर्टिलाइजेशन करवाने का। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है उनको वो कहाँ पे मिलती है? एपिडिडाइमिस में मिलती है। एपिडिडाइमिस में ही ये एक्टिविटी उनको प्रोवाइड की जाती है और वहीं पे उनको क्या कर दिया जाता है? इनहिबिट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डीकैपेसिटेशन। उसके बाद में आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है तो स्पर्म के कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल वाली पार्ट होती है। ठीक है, अब देखो इधर, जब भी जो स्पर्म जो जाता है, स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड्स का सीक्रेशन मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये सीमन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीमन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीमन। स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन क्या कहलाता है? सीमन कहलाता है। इसी को सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है? सेमिनल प्लाज्मा बोल दिया जाता है। अब देखो इसमें क्या है? फ्रक्टोज है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपनी बॉडी में केवल और केवल स्पर्म ही एक ऐसी सेल होती है जो किसको एज ए एनर्जी यूज करती है? फ्रक्टोज को। तो उसको एनर्जी के लिए फ्रक्टोज कहां से मिल जाएगा? इस ग्लैंड के सीक्रेशन से मिल जाता है। ठीक है, अब जब ये जो सीमन है ये जब फीमेल की बॉडी में जाता है तो ये ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में जाता है कि कंसंट्रेट फॉर्म में जाता है? कंसंट्रेट फॉर्म में जाता है। इसको कंसंट्रेट करना मतलब कि ये अगर अपन नॉर्मली बात करें तो ज्यादा पतला होता है कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है? गाढ़ा होता है। इसको गाढ़ा बनाने के लिए, इसको थिक करने के लिए, इसको कंसंट्रेट करने के लिए अपने पास में पाया जाता है क्या? फिब्रिनोजन। आपको आइडिया होगा फिब्रिनोजन क्या करवा देता है? क्लॉटिंग करवाता है। क्या करवाता है? क्लॉटिंग। तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी करवा देता है, क्लॉटिंग ऑफ सीमन भी करवा देता है। क्लॉटिंग हो गया है। उसके बाद में क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है? जब सीमन फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा। तो बताओ ये जहाँ पे जाता है, जैसे कि अपन बात करते हैं वेजाइना या फिर सर्विक्स में जाएगा, क्या इसका काम, किसका काम? स्पर्म का काम वेजाइना या सर्विक्स के अंदर है कि वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में है?
फैलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब ये सर्विक्स और वेजाइना से आगे भी तो मूव करना चाहिए ना, तो आगे का रास्ता भी तो इसको बनाना पड़ेगा ना। इसका आगे का रास्ता बनाने का काम कौन करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स होती है ना, उसकी जो वॉल होती है वो कैसी हो जाती है? डायलेट हो जाती है, जिसको रास्ता मिल जाता है। ये तो 3 काम इसके हो गए, ठीक है। फ्रक्टोज का काम क्या है? एनर्जी सोर्स का। फिब्रिनोजन का काम क्या है? क्लोटिंग करवाने का। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? सर्विक्स का डायलेशन करवाने का। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम और कुछ ये क्या है? एंजाइम्स होते हैं। अब एक बात बताओ, वो अपन ने जो सीमन है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में गया तो वो कैसा गया है? थिक गया है, कंसंट्रेट फॉर्म में गया है। लेकिन अब वहां पे पहुंच गया है, उसके बाद में तो उसको डाइल्यूट होना पड़ेगा ना, वरना फिर स्पर्म जाएंगे कैसे? तो इसको क्या करवाना पड़ेगा? डाइल्यूशन करवाना पड़ेगा। इसका मतलब जो क्लॉट हुआ है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्लॉट को ब्रेक करने का काम होता है किसका? कुछ एंजाइम्स का, और ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिस। कभी आपने नाम सुना है? फाइब्रिन। जो क्लॉटिंग होती है वो फाइब्रिन के थ्रेड की वजह से होती है। अपन ने क्या करवा दिया? प्रोफाइब्रिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो उस फाइब्रिन के जो फाइबर बन गए तो उनको ही तोड़वा दिया, तो वो जब टूट जाएंगे तो बताओ स्पर्म अलग अलग हो जाएंगे। स्पर्म जो अलग अलग हो जाते हैं तो वो अपनी अपनी साइड की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो उनको क्या मिल जाएगा? फिर एग मिल जाता है। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं है। तो इसका काम क्या होता है कि एसिडिटी होती है किसकी? यूरेथ्रा की। किसकी? यूरेथ्रा की। आपको पता है उसी यूरेथ्रा से सीमन बाहर आएगा और उसी यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर आ रहा है। यूरिन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। लेकिन अगर उस एसिडिक नेचर में ही अपने जो स्पर्म है या फिर जो सीमन जाएगा तो जो एसिडिक नेचर है वो स्पर्म के लिए कैसा नहीं होता? सूटेबल नहीं होता है। तो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए कैसा नेचर चाहिए? बेसिक नेचर चाहिए, एल्कलाइन नेचर चाहिए। तो इसको एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा? ये बल्बो यूरेथ्रल काम करता है। अब देखो दूसरा काम क्या है इसका? प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू पेनिस। अच्छा एक बात बताओ, जब भी सेक्सुअल एरोजल होता है तो ऐसा तो इतने सेक्सुअल एरोजल होते ही क्या जाता है? सीमन एजुकेट हो जाता है? नहीं होता, उसके थोड़े टाइम के बाद में होता है। तो जो इनिशियल जो पार्ट होता है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? बल्बो यूरेथ्रल। भाई जब भी सेक्सुअल एरोजल होता है तो कौन सी जो ग्लैंड है वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती है। अब देखो जब सीमन आता है, स्पर्म आएगा तो इधर से आ रहा होगा ना स्पर्म, तो सबसे पहले उसको कौन से वाली ग्लैंड का सीक्रेशन मिलेगा? सेमिनल वेसिकल का। सेमिनल वेसिकल का मिल गया तो उसको क्या क्या मिल गई है? एनर्जी मिल जाएगी एक तो, और उसकी क्या हो जाएगी? क्लोटिंग हो जाएगी। हो गई है। और यहाँ से जो आएगा प्रोस्टेट से आएगा तो उसको क्या? क्लोटिंग को डिसॉल्व करने के जो भी सब्सटेंस है और कैल्शियम है वो मिल जाएगा। अब होगा क्या? इस वाले पार्ट से निकलेगा ना, वो इस वाले पार्ट से निकलेगा, और अगर ये मीडियम कैसा रहा? एसिडिक रहा, तो बताओ स्पर्म डेड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस वाले मीडियम को कैसा करना पड़ेगा? बेसिक करना पड़ेगा। अब बेसिक करने का काम किसका होता है? इसका होता है। कौन सी ग्लैंड करेगी? बल्बो यूरेथ्रल। इसने इसको कैसा कर दिया? मीडियम को बेसिक कर दिया। तो अब इधर से क्या आएगा? सीमन आएगा। अब सीमन आएगा तो बताओ जो स्पर्म है वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। तो ये ऐसे प्रोसेस हो जाता है। और एक ध्यान याद रख लेना, कभी भी यूरिनेशन और इजेकुलेशन एक साथ नहीं हो पाएंगे। यूरिनेशन और इजेकुलेशन एक साथ नहीं हो सकते। इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर यूरिनेशन भी साथ साथ हो जाएगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, तो सारे के सारे स्पर्म भी खत्म। जब स्पर्म जब मर जाएंगे तो बताओ एजुकेशन का कोई रोल होगा? इसलिए तो एजुकेशन और यूरिनेशन कभी भी एक साथ नहीं हो पाते हैं। वैसे भी नहीं हो पाते क्योंकि इन दोनों को जो कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम होते हैं वो भी अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। अब इन तीनों के जो ग्लैंड के जो सीक्रेशन है, इन तीनों के ग्लैंड को सीक्रेशन को मिला करके बोल दिया जाता है क्या? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोल देंगे? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? सीक्रेशंस ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स आ जाती है इसमें? 3। सेमिनल वेसिकल, दूसरी वाली कौन सी है? प्रोस्टेट, तीसरी वाली कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल। इसमें कौन सी ग्लैंड का कितना कितना पार्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो सेमिनल वेसिकल है इसका होता है कितना? 70%। इसका होता है कितना? 30%। और इसका होता है कितना? लेस देन 1%। तो सबसे कम रोल किसका है? बल्बो यूरेथ्रल का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड काम करना बंद कर दे या फिर सीक्रेट करना बंद कर दे तो कोई दिक्कत है क्या?
दिक्कत है, क्योंकि एसिडिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। काम इसमें किसमें, सीमन में इसका ज्यादा रोल नहीं है, किसमें ज्यादा रोल होता है उसको, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। तो ये जो अपन ने लिखा है लेस देन 1%, ये किसके लिए लिखा है कि सीमन में इसका कोई सीक्रेशन का कोई रोल है या नहीं है। सीमन में तो इसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन रोल किसमें होता है, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में होता है। इसको अपन ने क्या बोल दिया, सेमिनल प्लाज्मा बोल दिया है। एक होता है सेमिनल प्लाज्मा, एक होता है सेमिनल फ्लूइड। दोनों में कोई डिफरेंस है कि एक ही बात है? एक होता है सेमिनल प्लाज्मा, एक होता है सेमिनल फ्लूइड, दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो सीक्रेशन होता है ना, इसको बोला जाता है क्या, सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल के जो सीक्रेशन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है। तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। तो बताइए सीमन में क्या होगा, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड या फिर स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होगा, ना कि फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड तो किसका होता है, एक सिंगल ग्लैंड, वो भी कौन सी वाली, सेमिनल वेसिकल को होता है। तो इधर कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सीमन की। सीमन में क्या क्या चीज होती है भाई, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा में क्या आ जाते हैं, सीक्रेशन ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं। यहाँ पे लिखो या ऊपर से समझ जाओगे, समझ जाएंगे। देखो 10% सीमन में 10% तो क्या होता है, सीमन होते हैं। बाकी के जो पार्ट है वो कौन सा होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये 20 से 30 है। ठीक है, 2/3 और 1/3 होता है। अब देखो ये जो सीमन है, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं अगर अपन, सीमन का क्या वॉल्यूम, तो सीमन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 3 to 4 ml पर इजेकुलेशन। तो सीमन एक बार के इजेकुलेशन में कितना वॉल्यूम रिलीज होता है, 3 to 4 ml। ये क्या है, वॉल्यूम है, काउंट नहीं है। काउंट किसका होगा, सीमन का, स्पर्म का, स्पर्म का। स्पर्म काउंट इसमें कितने हो जाते हैं, 200 से 300 मिलियन पर इजेकुलेशन। वॉल्यूम कितना है, 3 to 4 ml। स्पर्म काउंट कितना है, 200 से 300 मिलियन पर इजेकुलेशन। अब देखो इतने स्पर्म तो हैं, लेकिन क्या सारे के सारे काम के हैं क्या, नहीं। इनमें से किनमें से, इन 200 से 300 मिलियन में से जो 60% है ना, स्पर्म should have normal शेप एंड साइज के होने चाहिए। 60% कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। शेप एंड साइज को क्या बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी। कौन सी लॉजी, मॉर्फोलॉजी। और इस 60% में से भी 40%, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इस 60% में से भी 40%, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 60% का 40। आई नो थोड़ी सी मैथ कमजोर हो सकती है, पर करो, ट्राई करो। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो जो 24% जो स्पर्म है वो कैसे होने चाहिए, मस्ट शोज विगरस मोटिलिटी। विगरस मोटिलिटी का मतलब होता है बहुत तेज, फास्ट स्पीड वाले होने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी कहां पे जाएं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। और मंजिल क्या है इनकी,
ओवम है कि देखो हम आ गए हैं। तो सीमन में क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में तीनों ग्लैंड्स के क्या होते हैं, सीक्रेशंस होते हैं। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं सीमन में से स्पर्म को हटा दूं तो क्या बचेगा, सेमिनल प्लाज्मा। अगर मैं सेमिनल प्लाज्मा में से, ध्यान से सुनना, अगर मैं सेमिनल प्लाज्मा में से प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सीक्रेशन को हटा दूं तो क्या बचेगा, सेमिनल फ्लूइड बचेगा। तो सेमिनल फ्लूइड क्या तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन है, नहीं, वो केवल और केवल सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन है। कौन सी ग्लैंड के सीक्रेशन स्पर्म में सबसे पहले मिक्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल के। कौन सी ग्लैंड का सीक्रेशन स्पर्म में सबसे लास्ट में मिक्स होता है, बल्बो यूरेथ्रल। कौन सी ग्लैंड को हटाने से एसिडिटी पर फर्क, बल्बो यूरेथ्रल। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसके सीक्रेशन का सीमन में और बहुत कम होता है, बल्बो यूरेथ्रल होता है। पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो सीक्रेशन होता है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, बल्बो यूरेथ्रल। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी तो रुको, अपन ने क्या बोला है कि सीमन का वॉल्यूम कितना होता है, 3 to 4 ml पर इजैकुलेशन होता है। ये एक एवरेज है, एक ये नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल काउंट होता है 200 से 300 मिलियन। अब अगर अपन बात करें कि सर बेयर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कि जिससे कि काम चल जाए, मतलब कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो पाने के लिए। तो देखिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 20 से 120 मिलियन, 20 से 120 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमन में होना ही चाहिए फॉर दी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी के लिए। ठीक है, अब देखो कुछ कंडीशन भी तो हो जाती है ना, कुछ कंडीशन है जिसको बोल दिया जाता है एजोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे इसको, एजोस्पर्मिया। इसमें क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन। अगर सीमन में स्पर्म बिल्कुल ही एब्सेंट है या फिर नेग्लिजिबल है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, कंडीशन को एजोस्पर्मिया। दूसरी कंडीशन आती है ओलिगोस्पर्मिया। कभी आपने नाम सुना है पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड? उसमें ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, मोनो में सिंगल, ओलिगो में 2 to 10 और मोर देन 10 है तो पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। इसमें भी क्या है, ये ओलिगोसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड का यहाँ पे मतलब हो जाता है लेस देन 20 मिलियन स्पर्म्स इन सीमन। भाई अपन ने बताया कि कम से कम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए कितना तो होना चाहिए, 20 से 120 होना चाहिए। तो कम से कम कितना है, 20 है। लेकिन अगर 20 से भी कम है, देखो एक तो क्या कि बिल्कुल ही नहीं है लेकिन 20 से कम है, तो कंडीशन कौन सी है, ओलिगोस्पर्मिया। और बिल्कुल ही नहीं है तो एजोस्पर्मिया। एक और देखो, नेक्स्ट कौन सा है, टेरेटोस्पर्मिया। कौन सी है, टेरेटोस्पर्मिया। अब देखो अभी अपन ने पीछे बोला था कि जो ये 200 से 300 मिलियन जो भी हैं, इनमें से कितने परसेंट नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले होने चाहिए, 60%। तो अगर स्पर्म तो हैं लेकिन कैसे हैं, एबनॉर्मल। मॉर्फोलॉजी वाले क्या हैं, स्पर्म इन सीमन। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, टेरेटोस्पर्मिया। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है लेकिन तुम तो इतनी ही पढ़ लो। एक होती है नेक्रोस्पर्मिया कि सीमन भी है स्पर्म भी है लेकिन स्पर्म मर चुके हैं, मतलब कोई काम के नहीं है, सर्वाइव नहीं करे। और वो किसकी वजह से हो सकता है,
बल्बो यूरेथ्रल ने काम करना बंद कर दिया। सीमन आएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। स्पर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। लेकिन उधर वो रास्ते में आते ही ये क्या हो गया हमारे साथ में? किसके साथ में? स्पर्म के साथ में, है ना? हमें तो मार डाला। किसने? एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा ने। समझ गए क्या बात को? तो क्या इन कंडीशन की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है? हो सकती है। इन कंडीशनों की वजह से क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। उस कंडीशन को बोला जाता है क्या? इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अगर इन तीनों कंडीशनों की वजह से कोई भी मेल, ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन है तो मेल में ही होगी, फीमेल में तो होने से रही। इन कंडीशन की वजह से अगर कोई भी मेल फर्टिलाइजेशन कर पाने में कैपेबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। If any male partner is unable to fertilize ovum due to these conditions, this condition is known as infertility. क्या बोलेंगे इसको? Infertility. कोई इलाज है इसका? है, बता देंगे टाइम आने पर। और क्या कभी आपको पता है कि ये जो स्पर्म काउंट वगैरह है इसका, ये तो अपन ने बता दिया कि नॉर्मली हो जाता है, क्या ये कोई विटामिन की कमी से भी हो सकते हैं क्या? कभी इनफर्टिलिटी विटामिन की कमी से हो सकती है क्या? डेफिनेटली हो सकती है। विटामिन ई और विटामिन ए, एक होती है टोकोफेरॉल, एक होती है रेटिनॉल, क्योंकि ये स्पर्म की शेप और साइज को बनवाने के लिए एसेंशियल होते हैं, एक इसकी मोटिलिटी के लिए एसेंशियल होते हैं। गैमेटोजेनेसिस जो होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके लिए अगर विटामिन सी नहीं होगी बॉडी में तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा तो बताओ स्पर्म बना पाओगे? तो स्पर्म नहीं बनेंगे तो बताओ सीमन बनेगा? सीमन तो बनेगा ना, विदाउट उसके स्पर्म तो बन जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा? ओनली सेमिनल प्लाज्मा ही रहेगा, इसमें स्पर्म नहीं रहेंगे। क्या फर्टिलाइजेशन सेमिनल प्लाज्मा करवाता है कि स्पर्म करवाता है? स्पर्म करवाते हैं। समझ गए बात को? करो इसको नोट। जैसे ये सेमिनल वेसिकल है, इसके फ्लूइड को अपन ने क्या बोला है? सेमिनल फ्लूइड। वैसे इसके फ्लूइड को क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, है ना? जो कि कैसा होता है? मिल्की होता है। और ये तो इसका एल्कलाइन फ्लूइड हो ही जाएगा। हो गया? कर लिया नोट? पर ml, 1 ml सीमन में 20 से 120 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। तब तक कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया। अब देखो ये जो कंडीशन है वो किसकी वजह से भी हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी, है ना। These conditions may arise due to deficiency of विटामिन ई एंड ए। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल और विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। टोकोफेरॉल एंड रेटिनॉल की डेफिशिएंसी भी हो सकता है। इस बार टेस्ट में ब्रीदिंग वाला आएगा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा। हाँ, अभी देखते हैं, अभी आया थोड़ी है टेस्ट का। दे दे एनिमल किंगडम, बाकी उन्होंने नहीं पढ़ा ना भाई। फ्रॉग दे देते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग तो हुआ नहीं, कॉकरोच। कॉकरोच कर लोगे कि 3-4 लेक्चर ही उसके तो। टोकोफेरॉल और रेटिनॉल, TOCHO, टोकोफेरॉल, CHO है वो। अरे ये एच एडजस्ट किया है मैंने, तुम्हें आदत नहीं होगी ना एडजस्ट करने की तो। हो गया। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है भाई, इफ ए मेल is unable to perform क्या फर्टिलाइजेशन, किसकी वजह से, ड्यू टू अबव कंडीशंस। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोल दिया जाता है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो चुकी है क्या, अपन ने पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं टेस्टिस, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक ह्यूमन बॉडी में मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम में पाए जाते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है। हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोबिल्स पाए जाते हैं। हर एक लोबिल्स में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद में सेमिनिफेरस ट्यूबिल से वो आ जाते हैं ट्यूबुली रेक्टी में, उसके बाद में रेटिटेस्टिस में, उसके बाद में वासा एफरेंसिया में, उसके बाद में एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद में आ जाती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एब्डोमेन के ऊपर आती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है और फूला फूला एम्फुला बनाती है। इस फूले फूले एम्फुला में एकोडक्ट आ जाते हैं, किसके लैंड की, सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल की और वास डिफरेंस की दोनों डक्ट आपस में कॉमन डक्ट बना लेती हैं, दैट इज नोन एज एजिकुलेटरी डक्ट। ये एजिकुलेटरी डक्ट हो जाती है ओपन किसमें, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा वाले पार्ट में ही क्या पाई जाती है, एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है।
और थोड़ा सा मूव करते हैं नीचे तो एक मेम्ब्रेनस पार्ट आ जाता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसकी ओपनिंग, किसकी ओपनिंग? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है वो तो होती है पेनाइल यूरेथ्रा में, प्रेजेंट कहाँ पे होती है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ये जो यूरेथ्रा होता है ये पैसेज होता है, कॉमन पैसेज किसके लिए? यूरिन के लिए और स्पर्म और प्लस सीमन के लिए, इसलिए इसको बोल दिया जाता है यूरिनो जेनिटल। यूरिनो मतलब यूरिन, जेनिटल मतलब स्पर्म के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं टेस्टिस, सेकेंडरी में आ जाते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट अपन पढ़ चुके हैं, एसेसरी ग्लैंड अभी मैंने बता दिए, बच गए क्या? एसेसरी वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीज आती है, पेनिस और स्क्रोटम। क्या मैंने आपको स्क्रोटम के बारे में बता दिया है? स्क्रोटम के बारे में जितना बताया है वही है। स्क्रोटम होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, क्यों होता है? ताकि बॉडी का टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को मेंटेन करे, किसके लिए? टेस्टिस के लिए। क्यों जरूरी चाहिए लो टेम्परेचर? स्पर्म का प्रोडक्शन करवाने के लिए। स्क्रोटम जो होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, अंदर से दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, 3 कनेक्शन, 2 मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? पेनिस के बारे में। दिख रहा है सबको डायग्राम? ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये देखो टेस्टिस है 2 प्रेजेंट, कहाँ पे मिलेंगे टेस्टिस? ये स्क्रोटम में मिलेंगे, ठीक है। टेस्टिस के साथ में ही ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई रहती है एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस देखो नीचे से क्या निकलेगा? वास्ट डिफरेंस निकलेगा। वास्ट डिफरेंस देन देखो ये वास्ट डिफरेंस है, ये वापस से ऊपर जाती है किसकी तरफ में? एब्डोमेन की तरफ में। कहाँ पे पहुंच गई है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे पीछे की तरफ से क्या बना दिया है? लूप बना दिया है। क्या बना दिया है? लूप बना दिया है। और ये क्या बना दिया इसका? ये एम्प्लो वाला पार्ट है। इसी एम्प्लो में ये जो डक्ट कौन सी वाली? सेमिनल वेसिकल, इसकी क्या आ जाती है? ग्लैंड। अब ये पीछे से है तो आपको दिखेगी नहीं, है ना, पीछे की साइड में है। उसके बाद में ये जो कॉमन डक्ट बना लेती है इसको क्या बोल दिया है? इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे देखो जस्ट बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। नंबर में कितनी होती है? एक ही होती है। दिखाई कितनी दे रही है? 2, क्योंकि वो ये वाला पार्ट है पीछे से है, ठीक है। अब ऐसे दिखा रहूंगा तो ऐसा आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में कैसे है? एक ही है। इसके बाद में ये पाई जाती है बल्बो यूरेथ्रल। देखो इसके जो एंड है वो कैसे है? बल्ब की तरह है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? बल्बो यूरेथ्रल बोल दिया है। उसके बाद में ये जो पार्ट है पूरा का पूरा कौन सा वाला पार्ट है? पेनिस वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? पेनिस वाला पार्ट है। तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा वो सब इसमें आपको दिखाई दे, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिना मैंने बताई थी आपको, है ना, सेकंड लेयर होती है। सबसे बड़ी ट्यूनिका वेजाइनलिस, अंदर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे इनरमोस्ट होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब बात करेंगे अपन पेनिस की। जो पेनिस होता है वो मेल में मिलता है कि फीमेल में? मेल में। मेल का ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या फिर प्राइमरी? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसलिए तो अपन ने इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में रखा था, है ना, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी में तो टेस्टिस आ जाते हैं। ये मेल का, किसका? मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है। डू यू नो? कोपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो हेल्प करता है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ये 2 बात क्लियर है। ये जो पेनिस होता है ये कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। और ये जो स्पेशल टाइप के जो टिश्यू होते हैं ना, इन टिश्यू को बोला जाता है एरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोला जाता है? एरेक्टाइल टिश्यू।
तो ये जो पेनिस होता है वो स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिनको क्या बोला जाता है, इरेक्टाइल टिश्यू। और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो हेल्प करते हैं which helps in the erection of penis to facilitate the insemination। तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, पेनिस के इरेक्शन में। इरेक्शन क्या होता है भाई, हार्डनिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस इज नोन एज इरेक्शन ऑफ द पेनिस। अब जब तक पेनिस इरेक्शन नहीं होगा, उसमें पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा, इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। इंसेमिनेशन क्या होता है, जो सीमेन होता है उसको फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना या फिर रिलीज करना इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो देखो इसमें हेल्प कौन से टिश्यू करते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू करते हैं। ओके, द टर्मिनल एंड ऑफ पेनिस, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं enlarged end is called glans penis। पेनिस के जो एनलार्ज एंड होता है या फिर टर्मिनल एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लांस पेनिस बोला जाता है। और ये जो ग्लांस पेनिस वाला जो पार्ट है, ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाई ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन। और इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को बोला जाता है क्या, फोर स्किन, या फिर इसी को बोल दिया जाता है प्रिप्यूस। क्या बोल देंगे इसको, फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस। अब देखो ये जो प्रिप्यूस होता है ना, इसी के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। मॉडिफाइड सेबेशियस, आपकी बॉडी में भी सेबेशियस ग्लैंड होती है, थोड़ा आइडिया है क्या रिलीज करती है सेबेशियस ग्लैंड? सेबेशियस ग्लैंड जो रिलीज करती है ना, वो ऑयली सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है। देखो अंडर द फॉर स्किन सम modified sebaceous gland present, और इन सेबेशियस ग्लैंड को बोला जाता है टायसन ग्लैंड, क्योंकि इनको किसने डिस्कवर किया था, टायसन ने। क्या बोला जाता है इनको, टायसन्स ग्लैंड्स, या फिर बोल सकते हैं प्रिप्यूटियल। प्रिप्यूटियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रिप्यूस के नीचे पाई जाती है। फोरस्किन को ही क्या बोला है अपन ने, देखो यहाँ पे प्रिप्यूस बोला है ना, तो प्रिप्यूस के नीचे जो पाई जाती है इनको क्या बोला जाता है, प्रिप्यूटियल ग्लैंड बोला जाता है। अब ये देखो ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ क्या करेगी, रिलीज करेगी। इसका जो सीक्रेशन होता है वो कैसा होता है, ऑयली होता है, स्टिकी होता है। और इस ऑयली और स्टिकी जो होता है इसको बोला जाता है स्मैग्मा। क्या बोला जाता है, इस सीक्रेशन को स्मैग्मा बोला जाता है। अच्छा, ये जो पेनिस वाला जो पार्ट है, तो यूरिनरी ब्लैडर के सॉरी जो यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद में कौन सा वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, यूरेथ्रा। तो ये जो पेनिस वाला जो पार्ट है और जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है वो सेमी तो पाथवे है, सेमी पाथवे है ना। तो यूरेथ्रा originated from urinary bladder and extend to the
टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस। और पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? यूरिनो जेनाइटल मिएटस। क्या बोला जाता है? यूरिनो जेनाइटल मिएटस। वापस से देखिए, जो पेनिस होता है वो मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब देखो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के मैंने आपको दो काम बताए थे, एक तो ट्रांसपोर्ट करवाने का और एक मैचुरेशन करवाने का। तो इसका काम किसमें है? ट्रांसपोर्ट करवाने में है। दूसरा क्या बोला जाता है इसको? ये मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। और ये क्या है? कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। उन स्पेशल टाइप के टिश्यू को क्या बोल दिया जाता है? इरेक्टाइल टिश्यू। और इरेक्टाइल टिश्यू है तो किस में हेल्प करेंगे? इरेक्शन में। और इरेक्शन की वजह से क्या हो पाता है? इंसेमिनेशन हो पाता है। इसका जो टर्मिनल एंड होता है उसको ग्लांस पेनिस बोल दिया जाता है। ग्लांस पेनिस के पीछे ऊपर क्या पाया जाता है? एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है, इसको प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन बोल दिया जाता है। और इस फोर स्किन के जस्ट नीचे ही क्या पाई जाती है? सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है मॉडिफाइड, जिनको बोला जाता है टाइसन ग्लैंड या फिर प्रोपिटियल ग्लैंड। अब देखो, बॉडी में ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो क्या करेगी? रिलीज करेगी। इनका जो रिलीज होता है वो कैसा होता है? ऑयली होता है, स्टिकी होता है। और इसको बोल दिया जाता है क्या? स्मैग्मा। क्या बोल दिया जाता है? स्मैग्मा बोल दिया जाता है। जो यूरेथ्रा होता है वो ओरिजिनेट होता है कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से। कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से। और कहां तक एक्सटेंड हो जाता है? पेनिस के टर्मिनल एंड तक। और उसके पेनिस के टर्मिनल एंड को क्या बोल दिया जाता है? यूरिनो जेनाइटल। इसको हमने यूरिनो जेनाइटल क्यों बोला है? क्योंकि इसी से यूरिन पास आउट होता है और इसी से स्पर्म पास आउट होता है। ये तो कुछ बात हुई पेनिस के बारे में। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। जो स्पर्म होता है, क्या होता है? स्पर्म होता है, काम की इसलिए बता रहा हूं। स्पर्म का जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कैसा मीडियम होना चाहिए भाई स्पर्म अगर सर्वाइव करना चाह रहा तो? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। अगर बेसिक है तो पीएच ज्यादा या कम? ज्यादा के कम? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। जब ये स्पर्म पहुंच गया है कहां पे? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, तो कैसी फॉर्म में पहुंचा है? नहीं, अरे कोगुलेट फॉर्म में पहुंचता है ना, डाइल्यूट फॉर्म में पहुंच रहा है ना। sperm should be concentrated in thick suspension, जिसको बोल दिया जाता है क्लॉट के फॉर्म में जाना चाहिए। चला गया। अब ये जो स्पर्म है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है भाई? स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू खाली जगह इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। खाली जगह को भरो भाई। सेवेंटी 72 आवर्स। कितने दिन हो गए? 3 दिन तक रह सकता है जिंदा। ओके, अरे ओके है ना। अच्छा, एक और बात, स्पर्म जिंदा है या फिर मर गया ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी मोटिलिटी पर। अगर वो चल पा रहा है तो वो जिंदा है, चल ही नहीं पा रहा तो क्या काम है? किस पर? नहीं तो सीक्रेशन तो जो हो गए हैं उसके बाद में भी अगर वो किसमें, तो वही तो मैं बोल रहा है कि वो कितना जिंदा रह पाएगा। वो फर्स्ट वाला तो वो है कि मर रहा है कि जिंदा है, उसके बाद में अगर जिंदा भी है तो वो कैसे वायबल हो पाएगा?
स्पर्म वायबिलिटी बातें नहीं करनी है, अपॉन मोर्टेलिटी। भाई जिंदा है फिर मर रहा है, वो तो मीडियम वाली बात हो गई है। मीडियम के बाद में अभी भी वो मीडियम वाला आपने सब कुछ सही दिया है। अब किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी मोर्टेलिटी पर, कि अगर वो मोटाइल है तो आगे पहुंचेगा, मोटाइल नहीं है तो उधर ही चलेगा आएगा, और जब उधर ही रह जाएगा तो फिर जो पहुंचे हैं वो अपना काम करेंगे। काम क्या करना? उनको फर्टिलाइजेशन करना, सिंपल सी बात है, कर लो नोट। अरे समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो, फिर डायग्राम से समझाते हैं। हाँ अभी बाकी है। जब तेरे को पता है सीट ऐसी है तो उधर ही जाना जरूरी होता है। बच्चों को बोला जाता नहीं कि बेटा इधर मत जाओ, गड्ढा है, कुआं है, कि ऐसा है क्या इसमें, देख के तो हमें होगा, कूद के तो जाना ही पड़ेगा ना। कबूतर वाली वाली मैंने तो नहीं सुनी, मैं बच्चे वाली सुनी है। जैसे बोलते हैं ना कि बाइक वगैरह चलाते हैं तो ब्रेकर पे ब्रेक लगानी चाहिए, कि नहीं? नॉर्मल पे लगाएंगे ना, ब्रेकर पे थोड़ी ना लगाते हैं। अभी मैं सुनूंगा, रुक जा, इसको करने से पहले और याद कर ले कब अच्छी, कोई भी वो नहीं होनी चाहिए उसमें कमी। हो गया? आगे का करो भाई नोट। तो आगे अपन बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हिस्टोलॉजी एक टेस्टिस में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? 250 से 750। ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है? 1 to 3 होती है। देखिए ये मैंने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कट किया है और उसमें मैंने देखा तो मुझे क्या मिली है? 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिली है। अगर मैं इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की बात करता हूं, कल्लू के अंदर की बात कर लेता हूं, तो इसमें अंदर 2 तरह की सेल्स मेरे को दिखाई देती है। एक तो ऐसी जिनका शेप कैसा है? क्यूब लाइक है। कैसा है? क्यूब लाइक है। और बीच बीच में, कहां पर? बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स भी मिल जाती है जो कि कैसी है? कॉलम लाइक है। कुछ सेल्स तो कैसी है? क्यूब लाइक है, और कुछ सेल्स कैसी है? कॉलम लाइक है। कुछ सेल्स तो कैसी है? क्यूब लाइक, और कुछ सेल्स कैसी है? कॉलम लाइक है। ध्यान से देखिए, ये जो सेल्स होती है इनको मैंने क्या बोल दिया? क्यूब लाइक सेल्स। क्या बोल दिया है? क्यूब लाइक सेल्स। इन्हीं को मैं बोल दूं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल दिया इनको ही? स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं को मैं बोल देता हूं इमेच्योर जर्म सेल्स। क्या क्या बोल दिया है? ट्यूब लाइक सेल्स होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है, और इमेच्योर जर्म सेल्स होती है। जो कॉलम लाइक होती है, कौन सी सेल्स? कॉलम लाइक सेल्स।
इनको मैंने बोल दिया है कॉलम लाइक सेल्स। इन्हीं को मैं बोल दूं सपोर्टिंग सेल्स। इन्हीं को मैं बोल देता हूं क्या, नर्स सेल्स। कॉलम लाइक सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, नर्स सेल्स, और इन्हीं को बोल दिया जाता है क्या, सस्टेंटाकुलर सेल्स। क्या बोल दूं, सस्टेंटाकुलर सेल्स। इन्हीं को बोल दिया जाता है सब टेंटाकुलर सेल्स। क्या बोल दिया जाता है, सब टेंटाकुलर सेल्स, और इन्हीं को बोल दिया जाता है सर्टोली सेल्स। कॉलम लाइक सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, नर्व सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स, सब टेंटाकुलर सेल्स और सर्टोली सेल्स। क्यूब लाइक सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर जर्म सेल्स। ये जो इमेच्योर जर्म सेल्स होती है, इन्हीं में डिवीजन होता है मियोसिस। मैं मियोसिस को ही मियोटिक बोल दूं क्या, मैं मियोसिस को ही मियोटिक बोल दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे बोल दो ना जरा। मियोसिस को ही मैं मियोटिक भी बोल सकता हूं। तो इस स्पर्मेटोगोनिया में या फिर इमेच्योर जर्म सेल में मियोसिस जब डिवीजन हो जाता है तो ये बना देते हैं क्या, स्पर्म। क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने टाइप की सेल्स पाई जाती है, दो टाइप की, पहली और दूसरी। पहली होती है क्यूब लैग, दूसरी होती है कॉलम लैग। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? दूसरी बात सुनिए, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स के बारे में हमने बताया। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। इसके बाहर भी दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अच्छा, आपको पता है जो बाहर का जो स्पेस होता है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर का मतलब इन बिटवीन, स्टिशियल का मतलब क्या होता है, सेल्स। ये तीन सेल्स है, इनके बीच का स्पेस क्या हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाई जाती है उसको क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल सेल। तो मैं इसको बोल दूं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को बोल दिया जाता है लीडिंग सेल्स। क्या बोल दिया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, कौन सी बात, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो तरह की सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी दो तरह की सेल्स। तो मैंने एक सेल तो ये बता दी है, अब दूसरे सेल का नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान इधर ही रखना। ये जो दूसरी टाइप की जो सेल्स होती है इनको बोल दिया जाता है इम्यूनोलॉजिकल। क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर दो सेल। बाहर का एरिया इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल मिलती है उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। इसी के साथ में यहाँ पे पाई जाती है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल से मतलब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनका नेचर कैसा होता है, मैक्रोफेजिक नेचर का होता है। कैसा होता है, मैक्रोफेजिक। अच्छा, एक बात बताओ, अपन बात कर रहे थे कि स्पर्म में
कि प्रोडक्शन में कोई भी कमी आ रही है, मतलब कि टेस्टिस में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कोई भी अगर बॉडी में पैथोजन जाएगा तो वो इन पर भी तो इफेक्ट करेगा ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अरे प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, फैक्ट्री जो है वहीं पे तो दिक्कत आनी चाहिए, तो उसमें दिक्कत को कम करने के लिए, उसमें कोई पैथोजन आएगा उसको मारने के लिए उसमें सेल होनी चाहिए। वो कौन सी सेल होती है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होती है। और इसी के साथ में, किसी के साथ में, इसी के साथ में इस बाहर वाले एरिया में कुछ क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर 2 सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल। बाहर वाली 2 सेल को बोला जाता है, एक तो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल, और दूसरी सेल का नाम क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। नोट नहीं करना है, समझने पे ध्यान दीजिए। नोट किया हुआ किताबों में भी है ना? समझोगे इधर तो अपने आप नोट कर पाओगे। इसके अंदर जो सेल पाई जाती है उसको क्यूब लाइक सेल्स बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, इमेच्योर जर्म सेल बोला जाता है। ध्यान से, इमेच्योर, मेच्योर नहीं, मेच्योर तो अब बनेगी पटेल, इमेच्योर। और दूसरी जो सेल होती है उसको कॉलम लाइक सेल बोला जाता है, सपोर्टिंग सेल बोला जाता है, नर्स सेल बोला जाता है, सस्टेंटाकुलर सेल्स बोला जाता है, सबटेंटाकुलर सेल बोला जाता है, और सर्टोली सेल बोला जाता है। देखो इसने ये बना दिए क्या? स्पर्म। क्या बना दिए? स्पर्म। वैसे तो एक्चुअल में बनते क्या है? स्पर्मेटिड होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटिड होते हैं। स्पर्मेटिड बनने के बाद में, देखिए इधर ध्यान से, स्पर्मेटिड बनने के बाद में, स्पर्मेटिड बनने के बाद में ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये सेल कौन सी है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के इधर में एम्बेडेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसमें घुस जाते हैं, दस जाते हैं। अब इस सर्टोली सेल का काम क्या होता है? हाँ, इसका काम क्या होता है? इस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। देखिए नाम क्या है इसका? नर्स सेल्स। क्या प्रोवाइड करवाएगी? न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। काम क्या है इसका? सपोर्टिंग सेल, इसको सपोर्ट करेगी। नाम क्या है इसका? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल क्या है? कुछ ना कुछ रिलीज करती है। क्या करती है? रिलीज करती है। क्या क्या रिलीज करती है? मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये रिलीज करेगी AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या? एंटी मुलेरियन। याद करो वो दिन जब मैं आया करता था, तुम्हें पढ़ाया करता था कि मैंने 2 आपको नाम बताए होंगे, एक मुलेरियन डक्ट, एक वोल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट का एक बार पन्ने पलट करके देख लो, वो क्या करवाती है? फीमेल बनवाती है कि मेल बनवाती है? मुलेरियन डक्ट क्या बनवाती है? फीमेल बनवाती है। क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, स्पर्म बनवा रहे हैं, तो स्पर्म मेल में बनने चाहिए कि फीमेल में? मेल में। तो उसको इनहिबिट करना पड़ेगा ना, तो ये तो क्या रिलीज कर देती है? एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे कि मुलेरियन डक्ट क्या हो जाए? सप्रेस हो जाए। एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है वो किससे रिलीज होता है? ध्यान से देख रहे हो ना, नजरें नहीं हटनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन है। मैंने अभी क्या बोला कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो अब एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई साहब टेस्टोस्टेरोन तो बन तो बाहर रहा है ना, और चाहिए किधर? अंदर चाहिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो अंदर हो रहा है और हार्मोन बाहर बन रहा है। तो इस हार्मोन को अंदर खींचने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसको बांध के रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो दूसरा फैक्टर रिलीज करती है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या करता है? इस वाले से इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके जाता है। टेस्टोस्टेरोन अंदर गया, उस प्रोटीन ने इसको बांध के रखा, प्रोसेस कौन सा हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस। 2 बता दिए, एक तो एंटी मुलेरियन हार्मोन, दूसरा ABP, तीसरा इनहिबिन। जहां पे भी पूरी जूलॉजी में कहीं पे भी आ जाए इनहिबिन, काम क्या होता है? किसी भी चीज को इनहिबिट करने का। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बने जा रहे हैं स्पर्म, बने जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगा, तो ये सर्टोली सेल क्या रिलीज कर देगी? इनहिबिन। क्यों? अरे इसका काम तो क्या बनाने का है, नरिशमेंट तो वो प्रोवाइड करवाएगी ना। अब खाने का जुगाड़ ही नहीं है, तुम बनाए जा रहे हो, मरेंगे ना वैसे ही। तो क्या कर देती है कि भाई बस कर, क्या कर, बस कर, इनहिबिन रिलीज कर दिया तो स्पर्मेटोजेनेसिस
रुक जाता है। 3, मैंने क्या बोला था 4 बताऊंगा। चौथा होता है एरोमेटेज, चौथा एंजाइम होता है एरोमेटेज। कभी आपने सुना है कि बच्चे में हार्ट अटैक आ गया? बहुत कम सुना होगा। नहीं, आ जाता है लेकिन बहुत कम आता है, उसका रीजन होता है एरोमेटेज। अच्छा, हार्ट अटैक मेल में ज्यादा चांसेस आने की कि फीमेल में? काहे? रीजन क्या होता है? क्या बोला तूने? नहीं, उसका रीजन जो होता है ना, फीमेल की बॉडी के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन। क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन। क्या वो मेल में मिलता है? नहीं मिलता। एस्ट्रोजन की एक खास बात है कि वो कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करवा देता है। क्या करवा देता है? और हार्ट अटैक का जो मेन कॉज है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल ही है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, प्लेक बन जाता है, ब्लॉकेज बन जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर तो क्या है? ईस्ट्रोजन है, जो कि क्या है? कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करवा देता है। इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। मना नहीं किया मैंने कि नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल को हार्ट अटैक नहीं आएगा, आएगा, लेकिन चांसेस एज कंपेयर टू मेल कम है। वही काम एरोमेटेज बच्चे में भी करवा देता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, कि थोड़े से अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को किस में कन्वर्ट करवा देता है? एस्ट्रोजन में, जिससे कि क्या है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो डिपोजिशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। बचपन में जब होता है ना, तो अपनी बॉडी के अंदर भी ऐसा कभी मना मत कर देना कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन नहीं है। होता है लेकिन अमाउंट कम है। वैसे ही फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन कम होता है। अगर ये फीमेल के अंदर ज्यादा होने लग गया तो मेल कैरेक्टर आ जाते हैं। वैसा ही सेम केस मेल के अंदर अगर एस्ट्रोजन ज्यादा होने लग गया तो फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं। एक कंडीशन होती है गायनेकोमैस्टिया, ठीक है? होते दोनों में ही है, लेकिन डिपेंड करता है अमाउंट पर। कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो सर्टोरी सेल 4 चीजें रिलीज करती है, AMH, ABP, इनहिबिन और एरोमेटेज। 2 नाम तो आपने सुने ही होंगे, क्या छुपाऊं आपसे? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो 4 फैक्टर इसने रिलीज किए ना, ये हेल्प करता है किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। अभी मैंने बोला था 2 बार पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस अंदर होता है, उसको करवाने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, अंदर लेके जाते हैं कौन? ABP। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मियोजेनेसिस करवाने के लिए सर्टोरी सेल के सीक्रेशंस। नाम तो सुने होंगे, FSH और LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो LH होता है, ध्यान से सुनिए, जो LH हार्मोन होता है वो मेल में मिलता है कि फीमेल में? दोनों में। जो मेल में LH काम क्या करता है? लीडिंग सेल पे काम करता है। LH हार्मोन आया, लीडिंग सेल पे स्टिमुलस दिया, क्या रिलीज करवाया? टेस्टोस्टेरोन, जो कि जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। उधर से FSH मेल में मिलता है कि फीमेल में? दोनों में। FSH आया, सर्टोरी सेल पे काम किया, सर्टोरी सेल से 4 फैक्टर रिलीज करवाए, हेल्प कर दिया स्पर्मियोजेनेसिस में। ये स्पर्मेटोजेनेसिस, वो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इधर से स्पर्मेटिड बन जाना, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना का प्रोसेस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है। समझ गए क्या बात को? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर 2 सेल। अंदर वाली सेल क्यूब लाइक होती है, कॉलम लाइक होती है, बाहर वाली लीडिंग सेल होती है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।